चलो 44th क्वेश्चन, डेंसिटी इज गिवन फॉर द H2O, नहीं भी दिया होता तो हमें याद रखना है 1 ग्राम पर ml, मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यस सर। म्यूट रखो, क्या कर रहे हो? मास बाय वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, मास कैलकुलेट किया 36 ग्राम। दो डेफिनेशन को इक्वेट कर दो, वेट बाय मोलर वेट इन अपॉन एन। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ Na। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल 2 टाइम्स ऑफ Na, हमें तो चाहिए प्रोटॉन्स, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल। H2 दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 8, H2O एक H2O मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स, टोटल इतने H2O मॉलिक्यूल। सर अभी क्लियर? 44 सर 44 में 4 डिग्री सेल्सियस का क्या काम है सर? एक्चुअली जो 4 डिग्री सेल्सियस है वो एग्जैक्ट उस पर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। जब हम 4 से कम ज्यादा करते हैं ना तो वेरी करता है, बट द वेरिएशन इज ऑलमोस्ट लेस देन 2%, व्हिच इज नेग्लिजिबल। तो वाटर का डेंसिटी रूम टेंपरेचर पे भी उतना ही था। सर उसी वजह से समझा नहीं सर, हाँ उसी वजह से समझा नहीं, उसमें लगा कि कुछ। ठीक है। 45th में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 1 ग्राम O2, सो वेट बाय मोलर वेट, यही फॉर्मूला इक्वेट किया है ना हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेट बाय मोलर वेट इनटू Na, सो वेट बाय मोलर वेट इनटू Na। ये तो O2 के मॉलिक्यूल्स आ गए, हमें चाहिए ऑक्सीजन के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। एक O2 में कितने एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 एटम इनटू 2, सो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इनटू 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओजोन 1/48 into Na, this will be molecules of ozone, हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम्स इनटू 3 कर दिया। एक O3 में 3 एटम है, एक O2 में 2 एटम है, पहले O2 के मॉलिक्यूल्स निकाल लिए इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, जैसा हमने पहले भी किया था। O3 के मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, दोनों सेम आ रहे हैं। सेकंड केस में सेम किया है, N2 तो 1/28, लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है तो 14 into 1, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम में एक सिंगल ही है। यहाँ पे N2 था, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम था, एटम है तो 1, N2 है तो 2 का मल्टीप्लाई, तो ये मैच नहीं कर रहा। ए ऑप्शन मैच कर रहा था, बी मैच नहीं कर रहा। क्या इतना क्लियर है? 45 सर यस। सर हाँ 45 में वो 2 और 3 कैसा है? वो एक O2 में कितने एटम्स हैं? 2 सर। ये O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये O3 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए ना क्वेश्चन में, इनटू 2 इनटू 3। मुझे 5 O3 के मॉलिक्यूल दे दिए, दैट मींस वी हैव 5 into 3 ऑक्सीजन एटम्स, राइट? सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये तो उसमें डिफरेंस क्या रहता है? नहीं समझा सर सर मींस फॉर्मूला में हम वेट अपॉन मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो कांस्टेंट लगाते, तो सर उसमें तो n की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल होती है, पर फिर जब हमें ऐसे क्वेश्चन में बोला रहता है कि नंबर ऑफ एटम्स इतने या फिर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन बोले कि ये किसका एक मिनट, तो फिर ये बोला सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम होगा मॉलिक्यूल होगा, कैसे पता लगेगा? हमने किसके मास से डिवाइड किया है उस पर डिपेंड कर जाएगा। हमने दिया मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ एटम्स, इन दोनों को इक्वेट कर रहा है ना तू, तो जिससे सर वो डिवाइड करेगा पार्टिकल की जगह टर्म चेंज हो जाएगा ना मास के हिसाब से? पार्ट, हाँ डेफिनेटली, मतलब किस पार्टिकल का मास ले रहे हो वो पार्टिकल यहाँ पे काउंट होगा। तुम एटम का मास ले रहे हो तो एटम का, मॉलिक्यूल का मास लोगे तो मॉलिक्यूल्स काउंट होगी। क्लियर? सर तो वैसे हमने Yes, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का भी मास डालना चाहिए ना, तभी जाके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पर नहीं सर, अगर क्वेश्चन में रहा फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नहीं उसमें जैसे नहीं है। नहीं सर, आपने क्या कहा कि जिसका मोलर मास लेंगे मतलब वही पार्टिकल आएगा। सर तो फिर हाँ अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड करने होंगे या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका मास डालना पड़ेगा ना। कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बट फिर से मैं उसको बताता हूँ।
उस सब्सटेंस का वेट उसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, उस सब्सटेंस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे तुम्हें प्रोटॉन का वेट दे रखा है, प्रोटॉन के मॉलिक्यूलर मास तुम डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे। बट जनरली हम ऐसा करते नहीं। क्यों नहीं करते हैं? हम मोल्स निकाल लेते हैं एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के, और फिर उसमें ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हैं इतने मॉलिक्यूल्स आ गए और एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर सारे जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हो सारे उसी के होने चाहिए ना। तुम कर सकते हो, तुम्हें प्रोटॉन का मॉलिक्यूलर मास पता है, एक मोल प्रोटॉन का मास कितना है वो पता है, तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का पता है वो भी कर सकते हो, बट वो जनरलाइजेशन नहीं है। वैसा हम यूज करने के बजाय हम क्या करते हैं, एटम्स निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं और फिर इसका मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। देखो सिंपल सा एक मैं लॉजिक बताता हूँ। मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है। अब सारे पर्सन्स का वेट सेम है। एक लिफ्ट में 420 केजी टोटल वेट है, सारे पर्सन्स उसमें 420 केजी। क्लियर? एवरेज एक पर्सन का वेट है 60 केजी। अब मुझे बताने उस लिफ्ट में टोटल कितने हैंड्स होंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन्स निकालूंगा। 420 केजी बाय 60 केजी 7 पर्सन्स। 7 पर्सन्स, हर एक पर्सन के 2 हैंड, 7 into 2 14 हैंड्स। ऐसा ही करेंगे ना हम? यस यस सर। यस मतलब मैं सर। ये नहीं करूंगा 420 में से पहले हैंड का वेट कितना है वो निकाला, फिर उसको कैलकुलेट किया, बजाय उसके मैं पहले नंबर ऑफ पर्सन निकालूंगा इनटू 2, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकाले इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, व्हाटएवर यू वांट टू फाइंड आउट, और एटम पर मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई कर। क्लियर? यस सर। सर सर मोलार मास इनटू एएमयू करेंगे तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आता है। तो सर क्वेश्चन नंबर 42 में बी ऑप्शन में लिखा है कि मोलार मास। एक मिनट, मुझे बीच में ऐसा मत बोलो, मैं एक बार इस सीक्वेंस में आता हूँ, 42 पे आऊंगा मैं, इसके बाद बताना, ठीक है? ओके सर। फिर पूछना इसके जस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। सर वो कोर्स प्लानर। एक मिनट ना, the molecular weight of green vitriol is m naught, the weight of 10 to the power minus 3 in a molecule। क्यों डाउट है, किसका डाउट है? मतलब एक ही फॉर्मूला ले देकर है, बस क्वेश्चन खत्म इस 46 में। तुम्हें वेट पूछा है, मोलार मास m नॉट दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं। क्यों डाउट है ये? क्या ये भी घर पे प्रैक्टिस करने पे नहीं बना? एम नॉट मोलार मास को रिप्रेजेंट करता है क्या? करता है नहीं करता वो नहीं पता, उन्होंने दे रखा है, तब तो मुझे सोचना ही है ना। क्वेश्चन में दे रखा था मोलिकुलर वेट ऑफ ग्रीन विट्रियोल इज m नॉट। वैसे m जनरल मोलार मास को रिप्रेजेंट करता है। सर इसका Okay. करेक्ट आंसर बी बताया था सर। हाँ सर, इसीलिए पूछा। वो मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये आंसर ही करेक्ट है। मैंने कब बोला दूसरा आंसर करेक्ट है? ऐसा ऑप्शन तो एक भी दे ही रखा है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, 10 टू द पावर माइनस 3 m नॉट ग्राम। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। क्लियर? 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम को मर्ज कर दो, तो 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम होता है 1 मिलीग्राम। मिली मींस 10 टू द पावर माइनस, तो आंसर भी मैच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लास्ट ऑप्शन में सर अपने ग्राम। लास्ट ऑप्शन में ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है। मुझे क्यों याद है क्वेश्चन मैंने क्लास में ही सॉल्व किया है, 2 ग्राम आयन नहीं किया है क्या? इसका मेरा डी आ रहा था सर।
क्या बोर्ड पे जितना लिखा है उतना समझ में आता है? 2 ग्राम आयन मींस 2 मोल्स ऑफ आयंस. Gram atom, gram molecule, gram ion written together they represent 1 mole of the substance. Gram ion एक साथ है मतलब 1 मोल आयन. Clear? 2 ग्राम आयन 2 मोल्स ऑफ आयन. ग्राम एटम होता 2 मोल्स ऑफ एटम. ग्राम मॉलिक्यूल होता 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले तो आयंस निकालनी है. अब हमें इस क्वेश्चन में चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक नाइट्रेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 प्लस 8 into 3 प्लस एक एक्स्ट्रा चार्ज. These are the number of electron in nitrate NO3 minus. कितने आयन से? 2 Na. 64 Na is the answer. Is that okay? क्या भी क्लियर है? चलो एक 42 वाला बच्चा क्या बोल रहा था? लास्ट क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं. क्या बोल रहे थे? बोलो. नहीं सर, हो गया क्लियर. ठीक है. इसके अलावा किसी के कुछ और डाउट्स रह गए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा. यस सर मैंने परसेंटेज ऑफ अबंडेंस निकाला था सर क्वेश्चन में, लेकिन सर मेरी वैल्यू उल्टी आ रही थी सर. पहले वाले में A1 की 25 आ रही 25% और दूसरी की 75%. क्वेश्चन का लिटरली तो बोलो किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? 47 किस क्वेश्चन की बात? 47 सर 47. आंसर मैच नहीं कर रहा, तुम ये बोल रहे हो? सर ये सर उल्टा आ रहा है सर. पहले 25 पे 75 आ रहा है सर. पक्का क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से एक बार? सॉल्विंग भेजू क्या सर आपको? सॉल्व भी किया है सर मैंने. हमसे पूछा है 109 वाले का परसेंटेज अबंडेंस. ठीक है. A2 पूछा है 107 A1 109 A2 by 100 108.5. वैसे तो आंसर मैं बता दूं ये 75% या 25%. आंसर विल बी 75%. डी ऑप्शन. सॉल्व करना दोनों. सर A1 को लिखना 100 माइनस A2. सर अगर 107 पे A2 लिया तो चलेगा ना? अरे किसी को कुछ भी ले लो बट क्या कैलकुलेट करना है ये पता होना चाहिए. तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो ले लो. ये तुम इसको 107 को A2 ले रहे हो, इसको A1 ले रहे हो, तो A1 कैलकुलेट करना है. सर अभी आपने बोला ना कि A1 को A2 ले लो तो सब A2 की वैल्यू 25% आती है सर. एक मिनट. A1 A2 तो मैं असाइन कर रहा हूँ, तो उसको A3 A5 भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ना है. मुझे तो ये बताना है 109 में जिसका भी मैं परसेंटेज अबंडेंस जो कंसीडर कर रहा हूँ वो आंसर रिपोर्ट करना है. क्वेश्चन में ही पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 109 आइसोटोप. तो इसका तो उसको मैं इसको A10 में लिख देता हूँ, कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी लिख दो मुझे. जो भी इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो मैं उसके लिए लिख रहा हूँ, जो एज्यूम कर रहा हूँ वो बताना है. ठीक. ओके सर. मतलब क्वेश्चन में तो मुझे ये पूछा है ना. अब तू इसको A1 एज्यूम कर ले, इसको A2 कर लो, तो A2 रिपोर्ट कर. तो उन्होंने तो ये पूछा, इसका जो एजम्पशन लिया है वो रिपोर्ट करो. ओके. लास्ट हेडिंग जल्दी से बताओ क्या थी? अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स. गामा पार्टिकल्स. अल्फा बीटा गामा पार्टिकल. चार्ज और वो उससे पहले मिल्किंस और ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. एक मिनट. हमने बेसिकली एक्सपेरिमेंट तक हो गया था. मुझे जल्दी से सारी हेडिंग्स मेन हेडिंग्स पढ़ के बता दो कोई भी एक बच्चा. एटॉमिक की. सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो आदित्य. सर जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, फिर मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद आपने आईटीसी में अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स का वो चार्ज और वो देना भूल गए थे इसलिए वो दिया था. उसके बाद कुछ नहीं हुआ. एक एग्जांपल भी हुआ है. ठीक है.
Where characteristic next heading. This is the topmost point of any wave crest. The bottommost point is called trough. इसे trough कहेंगे, इसे crest कहेंगे. First one, amplitude. चलो बोर्ड पे देखना, फिर कॉपी करना. Amplitude, it is a maximum disturbance बोल दो, distance बोल दो from the mean position. ये mean position है. Here, इस mean position से maximum disturbance from year to year और year to year. This is amplitude. Distance है, disturbance है, unit SI unit is meter. Wavelength, it is a distance between two nearest crust. यहाँ से लेके यहाँ तक का distance और यहाँ से लेके यहाँ तक का distance. Distance between two consecutive crust or two consecutive trough. Or one more definition, distance for one complete cycle or oscillation. This is one complete cyclation, second complete cycle oscillation, third complete oscillation. So एक complete oscillation का distance मतलब ये distance भी wavelength होगा, तीनों ही wavelength होंगे. क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर. यस सर. सर एम्पलीट्यूड मतलब हाफ सर्कल का डिस्टेंस या हाफ जैसे दो. साइकिल कब कंप्लीट होता है? साइकिल तब कंप्लीट होता है जब मैं एक पूरा रिपीटेशन कर रहा हूं. यहाँ पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव और वापस से पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा ना. समझ में आया? मतलब मैं हाफ सर्कल जाऊँ तो साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, साइकिल तभी कंप्लीट होगा पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे. सर एक बार एम्पलीट्यूड डिफाइन कीजिए ना सर. एम्पलीट्यूड ये वाला डिस्टेंस जो मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा है. सर ये SI यूनिट मीटर है क्या? मीटर, SI यूनिट इज मीटर, डिस्टेंस है. सर वेवलेंथ के लिए, हाँ वेवलेंथ के लिए SI यूनिट मीटर. हाँ बस मीटर SI यूनिट है, बट बहुत सारे यूनिट्स है इसमें. ये सारे यूनिट्स को हमने रिलेट किया था आईटीसी में लास्ट हेडिंग में, या नहीं किया था? यस क्या है? गुड. या माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मी और फेम्टोमीटर.
Not audible properly. सर लास्ट वाला 10⁻15 12 picometer, 15 femtometer. 15 सर ये femtometer और Fermi. सर वो वेवलेंथ में नियरेस्ट क्रस्ट और क्या क्या लिखा है? ट्रफ, वो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसे ट्रफ बोला जाता है, TRUGH, ट्रफ। सर वो एक यूनिट में एक के सर वो ऊपर 10 टू द पावर सर, ऑफ तो 10 क्या है? क्या है सर? सर 10 टू द पावर ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम, ए नॉट एंगस्ट्रॉम। Fill in the blank. फर्स्ट का 10 सर 10⁻³ पहला। 3 आंसर है, तीनों लिख लो एक बार। मैं क्रॉस चेक करना बोर्ड पे लिखूंगा सर। सर 1 कंप्लीट साइकिल के आगे क्या लिखा है? ऑसिलेशन, साइकिल बोल सकते हैं, वन ऑसिलेशन बोल सकते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। स्पेलिंग सही है ना? ऑसिलेशन क्या कुछ गलत है? सही है सर। चलो मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, वे ऑफ अप्रोच, हाउ टू प्रिडिक्ट दिस यूनिट्स, वो भी पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें ये पता है 10⁹ नैनोमीटर, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ये रिलेशन है। 1 मीटर इक्वल टू दिस, वो जो पूरा नीचे लिखा हुआ है। 1 नैनोमीटर चाहिए तो दोनों तरफ 10⁹ से डिवाइड कर, 1 आ गया यहाँ पे 10⁻10 अपॉन 10⁻3 तो 10 बच जाएगा। अब एंगस्ट्रॉम और सेंटीमीटर को रिलेट करना है। 1 एंगस्ट्रॉम इज हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ 10⁻10 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ बचेगा 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻2 अपॉन 10⁻10, 10⁻⁻8। क्या ये दोनों समझ में आते हैं हमें जो बोर्ड पे किए हैं अभी? यस सर। थर्ड, एंगस्ट्रॉम और मीटर को इक्वेट कर दो, माइनस में आ जाएगी। दोनों तरफ 10⁻10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर -10 जयदीप तुम्हारी आवाज हमेशा ही बहुत ब्रेक, Jaideep, you are not audible. Femtometer was 10⁻⁻15. Yes, femtometer was 10⁻⁻15. मतलब डिपेंड करेगा। यदि मैं ये लिख रहा हूँ जयदीप 1 मीटर इज 10⁻15 फेमटोमीटर तो करेक्ट है। 10⁻⁻15 मीटर इज 1 फेमटोमीटर तो ये भी करेक्ट है। तो डिपेंड करता है मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। 1 मीटर इक्वल टू दिस एंड
यदि तुम 1 FM लिख रहे हो तो फिर ये आ जाएगा, राइट जयदीप? यस सर। सिंपल सा है, हम मीटर से सेंटीमीटर मिलीमीटर उधर जा रहे हैं तो फिर 10 टू द पावर प्लस आएगा क्योंकि वो छोटे यूनिट्स, उनके बहुत सारे छोटे छोटे मिलके 1 मीटर बने। नैनोमीटर बड़ा यूनिट है, एंगस्ट्रॉम छोटा है, तो 1 नैनोमीटर इज 10 एंगस्ट्रॉम, बट एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर पे आओगे तो फिर 1 एंगस्ट्रॉम इज 1/10 नैनोमीटर। सर ये फेम्टोमीटर, एंगस्ट्रॉम ये सब यूनिट नहीं है ना, ये सब हम 10 टू द पावर 10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ऐसे है ना? हाँ मतलब नहीं, डिस्टेंस का यूनिट है बेसिकली, मतलब यहाँ पे मीटर आ रहा है, नैनोमीटर आ रहा है, एंगस्ट्रॉम आ रहा है, तुमसे लगे ये 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम है, मतलब वो डिस्टेंस के लिए ही है। यस सर, हाँ मतलब ऐसी। हर किसी में मीटर आ रहा है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉम में सिर्फ मीटर नहीं आ रहा है, बाकी पिकोमीटर, फेम्टोमीटर। सर वो सर यानी वो पूछ रहा है कि मतलब एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻10 है क्या? नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है वो ऐसा नहीं पूछ रहा था, मुझे लग रहा था वो ऐसा पूछ रहा था जैसे मिली मतलब 10 टू द पावर -3 होता है, ऐसा एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 होता है, शायद ऐसा क्वेश्चन था। यस सर। सर वो ये बोल रहा था कि अगर राइट हैंड साइड में बोल तो दिया है, बड़ी वैल्यू, वो यस बोल तो दिया है, तुम्हें कैसे पता कि वो क्या पूछ रहा था? सर जयदीप भी बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, अभी अभी कुछ डाउट है क्या किसी का? तो अब किसने क्या पूछा वो छोड़ो, अभी किसी का डाउट है तो क्लियर कर। तो ए को कैसे पढ़ेंगे? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, क्लियर? यस सर। और अच्छी बात है, हमें एग्जाम में पढ़ने के लिए नहीं बोला जाता है, तो ऐसा ए नॉट लिखा है मतलब उसका मीनिंग ये होता है, खत्म, ये पता लग जाना। टाइम पीरियड, आई डोंट थिंक मुझे डिफाइन करने की जरूरत है अब इसको। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगा, और वी कैन से फॉर वन कंप्लीट साइकिल डिस्टेंस इज लैम्डा, इट इज अ टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू लैम्डा, उसका वेवलेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। इज दैट ओके? सर ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट सेकंड्स है। सेकंड। सर वो वी के ऊपर एक बार है या उल्टा ट्रायंगल है सर? वेव नंबर which can be written as v bar, इसे पढ़ा जाता है v bar, it is the number of complete waves per unit length। सी इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ, ये एक कंप्लीट वेव, कंप्लीट ऑसिलेशन, सेकंड कंप्लीट ऑसिलेशन एंड सो ऑन। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट लेंथ 1 मीटर में से कितने कंप्लीट ऑसिलेशन होंगे, कितने कंप्लीट वेव्स होंगे? 100 सेंटीमीटर में 100/5, here 1 meter 1 divided by 0.05 meter, so number of complete waves will be 20 for this example। so wave number होता है कितने complete waves हैं per unit length, so 1 unit length upon wavelength in the same unit।
क्लियर? जो भी यूनिट लेंथ हमने लिया है, ऊपर सेंटीमीटर लोगे तो ये भी सेंटीमीटर, ऊपर मीटर लोगे तो ये भी मीटर। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर वो वीसी है क्या? वेट करो, बता रहा हूँ। चलो अब 1 मिनट सुन लो, फिर कॉपी कर लेना। Where velocity of anything is distance traveled by that particular thing in 1 unit time. Yeah? So distance traveled by the wave per unit time, ये basically waves हैं क्या? ये disturbance का movement है। एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमने एक लेक में एक स्टोन को थ्रो किया। अब वो लेक में जब स्टोन को थ्रो करेंगे तुम फील कर सकते हो पूरी वेव्स जनरेट होती है और तुम्हें ऐसा फील होगा वेव्स मूव कर रही है। फर्स्ट केस। सेकंड केस, मैंने एक स्ट्रिंग को टाइट किया, स्ट्रिंग को मैंने जस्ट एक पूरा अप डाउन मोशन किया, वो वेव्स एक्चुअली पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग, जो मूव कर रहा है वो एनर्जी मूव कर रही है, डिस्टरबेंस मूव कर रहा है, वो पूरा का पूरा जो एक साइकिल बना है वो मूव करेगा उस एंड तक। तो किस डिस्टेंस किस स्पीड से वो मूव कर रहा है? तो या by definition time period is the time duration to travel a distance by a wave equal to lambda। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना टाइम लगा था। वेव वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, या इसे v और c से डिनोट किया जाता है। c स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए यूज किया जाता है, लाइट रेडिएशन के लिए यूज किया जाता है, जो रेडिएशन सन से आ रही है उसके लिए यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय f और nu, दिस साइन इज कॉल्ड nu। v को थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड किया है, nu कहा जाता है। It is the number of complete oscillation taken by the wave per unit time। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस वेव ने कंप्लीट किए हैं? या 1 बाय टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, ये शायद हमें पहले से भी पता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं कैसे डिराइव हुआ है। t सेकंड में 1 ऑसिलेशन हुआ था, 1 वेव जनरेट हुआ था टाइम पीरियड बाय डेफिनेशन। तो 1 सेकंड में कितने वेव जनरेट होंगे? दोनों तरफ t से डिवाइड कर दिया। Is that okay? Frequency is 1 by t। कॉपी मत करना, सुन लेना पहले। अब 1 by t को रिप्लेस कर देते हैं हम यहाँ से। सो इस लैम्डा को डिवाइड कर दो, c by लैम्डा और v by लैम्डा इज 1 by t। वो हमने फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया है। तो 1 by t इज v by c और v by लैम्डा और c by लैम्डा। ठीक है? जनरली c होता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज,
मतलब जब ये राइट रेडिएशंस होंगी तो फिर हम स्पेसिफिक सी और न्यू यूज करते हैं। क्लियर? मैं लिखा भी दूंगा। तो न्यू आ गया c by lambda, c is constant, nu is inversely proportional to wavelength। क्या अभी हमें क्लियर है इतना जितना लिखा है बोर्ड पर? सर एक बार रिपीट करो ना ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी। क्या रिपीट करना है? फ्रीक्वेंसी सर v इज टू 1/t कैसे? सर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैसे है? टाइम पीरियड t में बाय डेफिनेशन टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। t सेकंड में एक वेव एक ऑसिलेशन, 1 सेकंड में 1/t वेव्स 1/t ऑसिलेशन। सो बाय डेफिनेशन एक सेकंड में इतने वेव्स बन रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी होगी। सर तो हम वेव नंबर को नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं ना? वेव नंबर को नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, वो एप्रोप्रिएट नहीं है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मतलब दिस टर्म इज नॉट मीनिंगफुल। ओके सर। फ्रीक्वेंसी खुद ही एक नंबर है। सर 1 मतलब लैम्डा हो गया और लैम्डा को c से डिवाइड भी कर दिया है। EM मीन क्या? EM क्या स्टैंड होता है? EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। EM electromagnetic radiations। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स को लिखना है क्वेश्चन के पहले। इस क्वेश्चन के पहले में मुझे फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स और बतानी है। फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम, 1 बाय टाइम 1 बाय सेकंड। तो इसका एक यूनिट होगा सेकंड इनवर्स, which can also be written as hertz। ये चारों यूनिट SI यूनिट है फ्रीक्वेंसी के, ऑल फोर आर सेम। सेकंड इनवर्स, हर्ट्ज, एनी आइडिया? CPS, जनरल नॉलेज कुछ यूज करो। साइकिल पर सेकंड। रेट पर सेकंड। सर रिवॉल्यूशन पर सेकंड। गुड। All are same SI unit, RPS, CPS, hertz, second inverse।
आंसर आया? यस सर। कितना है फर्स्ट पार्ट का? सर 10⁻²। 1 है सर। n होगा सर, 1 one मतलब है। 1 1 आएगा सर। 1 sir. 1 ओम देवरे का आंसर आया है चैट बॉक्स में, अथर्व दुबे का आया है। 2 आंसर सही आए चैट बॉक्स में, बाकी जो तुम बोल रहे हो वो तो सब गलत बोल रहे सर 10⁻4। हो। करेक्ट है, 10⁴। Salil is not there? नो सर। देखो, पहले तो मैं इसको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर मैं मैथमेटिकली बताऊंगा। 100 वेव्स पर सेंटीमीटर, यही होता है ना वेव नंबर का यूनिट, कितने वेव्स पर यूनिट लेंथ है। 100 वेव्स प्रेजेंट पर सेंटीमीटर, यदि 1 सेंटीमीटर में 100 वेव्स हैं, तो हाउ मेनी वेव्स विल बी देयर इन पर मीटर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में ज्यादा वेव्स होंगे या कम होंगे? ज्यादा। 1 मीटर में 100 वेव्स, 100 into 100। तो यार अब मैथमेटिकली मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। 100 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स को लिखा। सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ऑलरेडी एक 10⁻+2 है, सो 10,000 मीटर इनवर्स। ऊपर गया प्लस 1 मीटर इज मीटर इनवर्स, 10⁴ मीटर इनवर्स। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes sir. वेटिंग फॉर सेकंड आंसर। सर मीन्स 1 मीटर को सेंटीमीटर की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। 100 सेंटीमीटर यदि 1 मीटर होगा तो 100 सेंटीमीटर इनवर्स तो 1 मीटर इनवर्स नहीं होगा, कुछ तो अलग है इसमें। इनवर्स किया तो कहीं तो डिफरेंस आएगा ही। 10⁻² क्या है वो? क्या बोल रहे हो? 1/10⁻² वो क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मीटर कन्वर्जन है। यहां से मैंने 1 सेंटीमीटर को लिखा है 10⁻² मीटर। क्लियर? Yes sir. सर दूसरे वाले में न्यू 10⁻16 और बी बार 10⁻8/3। देखते हैं। Ten raised to 69. मैंने काफी डिटेल में कैलकुलेशन किया है ताकि तुम डिजिट कैसे 10⁻ में चेंज हो रहे हैं वो समझ सको। सर बोलो। सर हमने एमस्ट्रॉन्ग से मीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि वेव नंबर जनरली मीटर इनवर्स। चलो मैं इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और मॉडिफाई कर देता हूं। फाइंड दिस एंड दिस इन एसआई। अब ठीक है, मतलब मुझे सर तुमसे तो अगर कैलकुलेशन नहीं करवाना था मेनली। तुम ये सारे क्वेश्चन तुम देख रहे हो यूनिट कन्वर्जन के लिए ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं, ताकि तुम समझ सको यूनिट कैसे कन्वर्ट। सर अगर एमस्ट्रॉन्ग से किया तो L1 है ना। ऑप्शन में ऑप्शन देखकर हमें जाना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता ऑप्शन किस यूनिट में दे रहे हैं। यदि इसमें दे रखे हैं तो ऐसा सॉल्व होगा, एंगस्ट्रॉम में दिया है तो फिर तो ज्यादा क्वेश्चन सोचना ही है। 1/300 आंसर खत्म।
सर उसको डेसिमल में करना जरूरी है? सर 10⁻16 हर्ट्ज। डेसिमल में करना जरूरी मतलब क्या, कहाँ तक छोड़ोगे बताओ? मतलब वो तो डेसिमल इनफाइनाइट तक 3.3333 कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। नहीं सर, 10⁻8/3। हाँ ठीक, अब वो मैटर करता है ऑप्शंस किस यूनिट में दे। सर One. बोर्ड के में अगर डेसिमल में नहीं लिखा तो चलेगा ना? 1 second. First of all, I am repeating, will not have any subjective question. All questions are objective. Yes, in JEE Advanced you can have numerical type question. उसमें mention करेंगे report answer in this unit. अभी मैंने यहाँ पे ऐसा यूनिट बोला है तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाने के बजाय थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन पे मेरा फोकस था यहाँ, ठीक है? 10⁻16 हर्ट्ज। 1. 10⁻16। -8 ऊपर +8, जब ये ऊपर जाएगा तो +8 +8 +16 हो जाएंगे। आंसर इज नॉट 1। आंसर इज 10⁻16 हर्ट्ज। काफी बच्चों का आया है, सही भी आया है। क्लियर है उतना? सर यस सर। सर मैं लैम्बडा को एमस्ट्रॉन्ग में ही रखा है तो आंसर मेरा 10⁻5 आता है, तो उसको यूनिट क्या रखूं? किस इस फॉर्मूले में? यस सर। You can't do that. You cannot take one of them in SI unit, another in other unit. You have to take everything in similar unit ना? ओके सर। मैं एक फॉर्मूले में एक SI यूज करूँ, एक इंग्लिश यूज सर करूँ। वेवलेंथ के फॉर्मूला में वो एल नहीं सुना गया। तुम जैसे तुम्हारी आवाज मुझे कभी आती नहीं, हमेशा ही ब्रेक होती है, तो चैट बॉक्स में टाइप कर दिया करो। सर सेकंड वाला फिर से समझा दो ना। सेकंड वाला न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी का वैल्यू वेवलेंथ इन मीटर, सब कुछ SI यूनिट में रखा। अब 3 into 10 to the power 8, इसको कन्वर्ट किया 3 into 10 to the power -8 प्लस 2 -8 हो गया जैसा ऊपर किया था। ये 3 कैंसल, 10 to the power 8 upon 10 to the power -8, माइनस वाला ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा। अभी क्लियर है? यस सर। सर सी का वैल्यू हमेशा 3 into 10⁻8 ही आएगा क्या? इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम इट इज 3 into 10 to the power 8, अदरवाइज पानी में कुछ अलग हो जाएगा, किसी भी दूसरे मीडियम में अलग हो जाएगा। सर सी की वैल्यू हमेशा 3 into 10⁻18 लेनी है। फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? सर सी की वैल्यू हाँ 3 into 10⁻8 वही लेनी क्या? अभी तुमसे जस्ट पहले भी तो एक क्वेश्चन पूछा था और यही आंसर दिया था, इन एयर एंड वैक्यूम, जस्ट 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले ही। इन एयर और वैक्यूम इट इज कांस्टेंट। सर लाइट में क्या होगा? 10th में लाइट पढ़ा में था सी सर का लाइट। लाइट मींस
सर 10th में लाइट चैप्टर में था ये। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी उसी का पॉइंट है या अलग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नेक्स्ट सब हेडिंग, ऑर्डर ऑफ एनर्जी उसी में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जितने डिफरेंट रेडिएशंस होते हैं इसका कॉम्बिनेशन, उसका ऑर्डर। अगेन मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं जो ईएम में काउंट होते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशंस होती है कॉस्मिक रेज, देन गामा, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। इनका इस ऑर्डर में एनर्जी डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगा। इफ एनर्जी डिक्रीजेस वेवलेंथ इंक्रीजेस, ये बस नेक्स्ट थ्योरी में आने वाला है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो वीवी रेज कौन सी है? कॉस्मिक, गामा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो। सर आप अभी आपने कौन सा थ्योरी बोला? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके सर। सर वो अगला टाइटल है क्या? इसके बाद की नेक्स्ट स्टडी में आएगा कि ये व्हाई वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग इफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग, उसके लिए वो उसमें आएगा, ये बताएगा। सर इंफ्रारेड और रेडियो वेव के बीच में माइक्रोवेव रेज आएगा। हाँ, मतलब और भी रेडिएशन आएगी, बहुत सारी आ सकती है, तो मैंने कुछ जो जनरल यूज आती है वो लिख दी। मतलब बीच बीच में बहुत सारी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो 5-6 जो मेन थी वो लिख सर वो दी। ई क्या है? एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। विजिबल का वैल्यू हमें याद रखना है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। विब्ग्योर विजिबल में वॉयलेट सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे कम वेवलेंथ, रेड सबसे कम एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। क्लियर? यस सर। कभी कभी इसे अप्रोक्सीमेटली 4000 से 7000 8000 भी लिख दिया जाता है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर एक रफ आइडिया होना चाहिए, और इसका वैल्यू, विब्ग्योर का ऑर्डर और वैल्यू। यहां से यहां तक वेवलेंथ बढ़ रहा है, एनर्जी कम हो। हमारा जे थॉमसन मॉडल हुआ था एटम का या नहीं हुआ था? तो हुआ था। और सर रदरफोर्ड मॉडल? सर नहीं सर, रुदरफोर्ड ने। जे थॉमसन में सिर्फ चार्ज बाय मास रेशियो ही लिखा था। यस सर। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल नहीं देखा ना हमने? नहीं सर। सर। एक्चुअली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नेक्स्ट हेडिंग है, बट वो थोड़ा बड़ा है, जितना टाइम बचा है उसमें मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगा। छोटा सा हेडिंग है, ये कर लेते हैं।
और ऐसा कुछ नहीं कि वो पहले होना चाहिए, पहले होना चाहिए, पर शायद बुक में यही पहले दे रखा हो। सर वो कौन सा स्पेयर है? J.J. Thomson's model, which is also called plum pudding model. वाटरमेलन मॉडल भी इसको कौन सी वाटरमेलन बोल दो, plum pudding बोल दो। सर वो वाटरमेलन में रेड रेड पार्ट वही मैट्रिक्स पेयर ना सर? बताता हूँ। कॉपी कर लिया है जितना बोर्ड पे लिखा है? यस Yes, सर। sir. J.J. Thomson's model was one of the simplest model of atom, but again it is not correct. बहुत सारे इसमें inappropriate assumption लिए गए थे। एक solid sphere है, that is atom. Solid means if you throw something towards the solid, it will not cross the solid part. Yeah, solid मतलब opaque होना। मैं इस wall की तरफ कुछ throw करूँगा, wall से वो cross नहीं हो पाएगा। ये पूरा का पूरा सॉलिड में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे स्फीयर में, और उसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे एम्बेडेड थे। तो पॉजिटिव चार्ज इज नॉट पोजीशन एट पर्टिकुलर, इट इज नॉट प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। इसका ये ऑप्शन, ये जो असम्पशन था डेफिनेटली गलत था। उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली एटम में वो न्यूक्लियस में होता है, इसने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं बताया। पहला मॉडल था जो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया गया था ऐसा बोल। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, क्वेश्चन आता है जब ये मॉडल गलत था, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस मॉडल? बिकॉज़ इन दिस मॉडल वी हैव सम पॉइंट्स व्हिच आर वैलिड टिल नाउ। आज भी हम एटम को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। इसने ये भी सजेस्ट किया है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलकर टोटल न्यूट्रल न्यूट्रल रहता है। एनी एटम इज न्यूट्रल, आज भी कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा मॉडल था, इस पे क्वेश्चन कभी नहीं बनता है, जस्ट एक रफ आइडिया होना चाहिए। इट इज आल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। ये पुडिंग में कुछ प्लम्स काइंड ऑफ थिंग दिख रही है। वाटरमेलन जो सीड्स है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और पूरा का पूरा जो रेड पार्ट हो गया वो वाटरमेलन, मतलब उसको एटम कंसीडर कर लिया, उनको ऐसे नाम दिए। क्लियर? बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना सा जितना ड्रॉ किया उतना ध्यान रखना है। So matrix means matrix here. Matrix means solid, opaque, cross-linked. समझ में आया मैट्रिक्स? Yes sir.
मतलब सब ब्लॉक है शब्दों से, मैट्रिक्स एक जाल सा बना हुआ है। चलो कोई डाउट सर इन यहाँ मॉडल्स तक? पे सवाल कैसा पूछते हैं? पूछते ही नहीं है, कभी नहीं पूछते, ऐसा जेई में नहीं, मतलब सवाल आते कैसे? कहीं भी नहीं पूछते, मैंने देखा ही नहीं कहीं भी सवाल। पूछेंगे तो जितना बोर्ड पे लिखा है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर ये फर्स्ट मॉडल था क्या, यहाँ से शुरू हुए थे? वैसे तो बहुत सारे मॉडल थे एटम के, बट ये फर्स्ट मॉडल था जो वेल एक्सेप्टेड। सर उनके एक्सपेरिमेंट के बेस पे बनाया था कि मॉडल? इस मॉडल के पीछे बेसिकली कोई लॉजिक ही नहीं था बहुत ज्यादा। जे थॉमसन को एक दिन लगा कि चलो कुछ जाके कुछ तो सजेस्ट करना चाहिए, उसने जाके सजेस्ट कर दिया। इसलिए इस मॉडल पे ज्यादा कुछ है ही नहीं डेप्थ में, ना कुछ एक्सप्लेनेशन है ना कुछ इसका बेसिकली एक्सप्लेनेशन, कुछ रीजन दिया गया कि ऐसा ही तो मॉडल है। थॉमसन वाज वेरी फेमस साइंटिस्ट एट दैट टाइम, तो 1902 के आसपास से मॉडल आया था। लोगों ने बोला थॉमसन, लोगों ने सोचा थॉमसन ने दिया सही दिया होगा, जैसा मोदी जी ने किया है तो कुछ तो सोच के किया ही होगा, ऐसा कुछ समझ लो। इसकी वजह से नोबेल प्राइज भी मिला था उन्हें। इसके वजह से हो सकता, आई डोंट नो इसकी वजह से मिला था कि किसी और वजह से मिला था। हालांकि ऐसा नहीं था, इसमें भी बहुत सारी चीजें थी जो फर्स्ट टाइम सजेस्ट की गई। मतलब एटम कुछ होता है, एटम का स्ट्रक्चर कुछ होता है, वो तो हमें पता लगा। पहला किसी ने बताया चलो एटम जैसी कोई चीज है, तभी तो हम उसमें और डेप्थ में गए थे। और फैक्ट है जो रुदरफोर्ड थे ना, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और उनके बेटे ने कहा, मतलब उनके बेटे को भी नोबेल प्राइज मिला और उनको भी मिला, पर अपोजिट इसके लिए लिया कि उन्होंने कहा था कि वेव में ट्रैवल करती है लाइट, और उन्होंने उसके बेटे ने क्या बोलते पार्टिकल्स में प्रूव किया। चलो अच्छी बात है, इतना खानदानी रिश्ता तो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है कोई बात नहीं। पर ये जो जे हाँ लिसनिंग। सर ये कोर्स प्लानर कब आ रहा है? क्या कोर्स प्लानर? कोर्स प्लानर? एक्चुअली कोर्स प्लानर आ जाएगा, इतनी जल्दी क्या है, मतलब कोर्स प्लानर कुछ आए हुए हैं ऑलरेडी कोटा से। अभी हुआ ये है स्टार्टिंग में, जैसे हम थोड़ा सा स्लो चल रहे थे कोर्स प्लानर में, वो ऑफलाइन के कोर्स प्लानर है, जिसमें ऑफलाइन में डेफिनेटली सिलेबस थोड़ा फास्ट चलता है, टाइमिंग ज्यादा होता है। वो ऑनलाइन के अकॉर्डिंग बने ही नहीं थे, तो ऑलरेडी पहले बन गए थे, अभी अपडेटेड होकर आना बाकी है। हमने कुछ हमारे इनसे सजेशन दिए हैं कि हमें इस टाइप से चाहिए, तो फाइनल अपडेट होकर आना बाकी है, ठीक है। यस सर।